नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंस एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मैंने पिछली वीडियो में भारत के संविधान विकास के क्वेश्चन कराए थे, तो उसके जो बचे हुए क्वेश्चन रह गए थे वो हम इस वीडियो में पूरा करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो यूपी का जो आरओ एग्ज़ाम है उसके लिए तथा किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम जो होते हैं उसके लिए, और किसी भी तरह के एग्ज़ाम चाहे रेलवे का हो, टीचिंग का हो, जिसमें इंडियन पॉलिटी आती हो, तो उसके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं बाकी के क्वेश्चन से जो इस टॉपिक से बच गए थे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो प्रेरित है वो आर्टिकल, जो संविधान में जो आर्टिकल है वो 123 है। और वैसे जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसमें ये शक्ति दी गई है, लेकिन जो उसमें जो ओरिजिनली शक्ति दी गई थी वो राष्ट्रपति तो उस समय था नहीं, तो ये जो शक्ति जो थी वो गवर्नर जनरल के पास थी। जैसा कि इसमें दिया है कि अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति आर्टिकल 123 जो वर्तमान संविधान में है तथा भारत सरकार अधिनियम में जो था वो धारा 42 और 43 में था, तो उससे लिया गया है। तो इसके अलावा ये दिया गया है कि ब्रिटिश भारत में जो गवर्नर जनरल था वो 1861 का एक्ट था उससे ली गई थी, तो जिसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसको प्राप्त थी और इसके लिए विधान परिषद की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन जो अब के संविधान में 123 के आर्टिकल में जो दिया गया है उसमें जो ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद ही कर सकता है, इसके बिना ये अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। और ये तभी जारी हो सकता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा, और जब संसद का सत्र चालू होगा उसके 6 हफ्ते के भीतर इसको पास कराना होता है, वरना इसको ख़त्म कर दिया जाता है इस अध्यादेश को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें जो संवैधानिक निरंकुशता है उसके सिद्धांत को प्रवर्तित किया था। जैसा कि इसमें दिया है कि ये संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवर्तित किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। ये सबसे बड़ा अधिनियम था जो अब तक ब्रिटिश संसद द्वारा पेश किया गया था भारत के लिए। जैसे 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया, 1909 का पार्लियामेंट सुधार हो गया, 1919 का मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म हो गए। इस प्रकार से जो एक्ट आए थे उनमें सबसे बड़ा जो था वो 1935 का एक्ट था, और ये सबसे जटिल भी था। और ये इतना बड़ा था कि इससे काफ़ी सारे जो प्रोविज़न है वो भारत के संविधान से में लिए गए हैं। चलिए अब अगला आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है। तो केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा जो है वो भी इसी अधिनियम से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये जो लिया गया है ये 7 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये दिया गया है जिसमें, और अगर इसका जो उस समय का भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसमें देखें तो उसमें भी ये 7 शेड्यूल में था, जिसमें केंद्र के लिए सूची थी, राज्य के लिए सूची थी और समवर्ती सूची थी, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर एक कानून बना सकते हैं। तो वर्तमान में जो इनकी संख्या है, वर्तमान में केंद्रीय सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं
तथा समवर्ती सूची में 52 विषय। तो ये वर्तमान सूची में विषय हैं इन तीनों सूचियों में, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो ये देखते हैं कि सबसे नीचे शुरू करते हैं। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। तो ये ठीक है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। हाँ, इसमें जो स्टेट थे उनको ऑटोनॉमी दी गई थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ये भी ठीक है। तथा अगला ऑप्शन है, अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। तो यही गलत होगा, क्योंकि इसमें जो अपशिष्ट विषय थे वो गवर्नर जनरल के पास थे 1935 के एक्ट के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन जो लागू किया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार ही लागू किया गया था। क्योंकि इसमें क्या था कि केंद्र में शुरू होकर और राज्य में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त किया गया था, क्योंकि स्टेट को ऑटोनॉमी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये हमने ऊपर जो उसकी व्याख्या थी उसमें देखा था। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो अपशिष्ट शक्तियाँ यानी कि रेसिडुअल पावर थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नांकित में से कौन एक भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है? मतलब क्या है जो इसमें नहीं लिया गया है? तो इसको भी नीचे से देखते हैं। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समुचित यानी कि नॉमिनेट किए जाना, ये इसमें था। एक संघ की योजना और विचार, फेडरल सिस्टम इसमें लाया गया था। और विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, तो जवाबदेही इनकी तय हुई थी क्योंकि इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होते थे, जिसमें कांग्रेस की सरकार भी आई थी। और एक ऑप्शन ये है कि देश के लिए लिखित संविधान, तो ये सही नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो ये ए होगा, क्योंकि जो लिखित संविधान है वैसे तो एम.एन. रॉय द्वारा भी कहा गया था उस संविधान के बारे में, तथा नेहरू रिपोर्ट में भी कहा गया था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा भी कहा गया था। लेकिन वैसे भारत के लिए जो सबसे पहले संविधान का बनाने का जो किया गया था वो अंग्रेजों द्वारा क्रिप्स मिशन में किया गया था। तो ये जो क्रिप्स मिशन था ये इसके जो मेन थे अध्यक्ष, उनका नाम था स्टैनफोर्ड क्रिप्स। तो क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था स्टैनफोर्ड क्रिप्स, तथा इनके जो साथी थे वो थे ए.बी. अलेक्जेंडर तथा पैट्रिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, ये नहीं होगा। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, ये भी नहीं होगा। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ये भी नहीं होगा। यह भारतीय संविधान के प्रमुख सूत्र हैं, तो ये ठीक होगा, क्योंकि जैसे बताया था कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की लगभग आधे से ज़्यादा जो प्रोविज़न थे वो एज इट इज़ संविधान में ले लिए गए हैं। और जो ये लिखा है ना कि इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, तो भारत को स्वतंत्रता जो मिली थी वो था कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
उसके अनुसार ही भारत को स्वतंत्रता मिली थी। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका अगला चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है। तो इसके बारे में ये दिया गया है कि जो 1935 का आर्टिकल है, 1935 का जो एक्ट है उसमें क्या क्या दिया गया है। तो उसका जो ये संघात्मक सरकार की स्थापना ये है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्वायत्त शासन की स्थापना हो गई, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, लोकसभा विधानसभा और विधान परिषद, और केंद्र प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, ये हो गया शेड्यूल 7। और ये फेडरल न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो ये सब 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। बर्मा यानी म्यांमार। तो जो म्यांमार अलग हुआ था वो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार। इसमें ही बर्मा को अलग देश बनाने का निर्णय किया गया था। तथा ये हुआ किस वर्ष में था, तो ये हुआ था 1937 में। ये बात जो की गई थी वो 1935 के एक्ट में की गई थी, लेकिन जो इसको स्वतंत्र घोषित किया गया वो 1937 में किया गया। तो ये थे भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षा में आए हुए हैं, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन का हो गया, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम हो गए, तथा अन्य एग्ज़ाम हो गए, UPSSC के एग्ज़ाम हो गए, उनमें एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं आने वाले पेपरों में। तो इस वाले वीडियो को और पिछले वाले वीडियो को देखने से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूरे हो सकते हैं। तो हम अगले टॉपिक में जो बात करेंगे वो होगा भारत का संविधान का निर्माण। तो उस टॉपिक के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।